पेंटिंग का शौक और जुनून मुझे विरासत में मिला। मेरे पापा भी अपने ज़माने के मशहूर पेंटर की हैसियत से जाने जाते थे। शायद मेरे काम से ज़्यादा लोग अब मेरे नाम से मोहब्बत करते थे। काम चाहे कैसा भी हो, नाम बन जाए तो लोग पेंटिंग पर सिर्फ नाम देखते ही खरीद लेते हैं। इस तरह घर बैठे की गई मेहनत के बदले में मुझे अच्छी खासी रकम मिल जाती और मैं अपनी तन्हा जिंदगी सुकून से बसर कर रहा था। उन्हीं दिनों एग्जीबिशन के सिलसिले में कुछ पेंटिंग्स मुंबई लेकर जा रहा था। रवानगी से पहले अपने शाहकार को आखिरी टच दे ही रहा था कि मेरे एक करीबी दोस्त साकेत ने आकर मुझे चौंका दिया। वो मेरी बनाई हुई तस्वीर की बड़े खुले दिल से तारीफ कर रहा था। शायद वो उस हसीना की तस्वीर से काफ़ी इम्प्रेस हुआ था। कहने लगा, यार नीरज, तुम इतनी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियों की तस्वीरें बनाते हो, कभी असल में भी किसी खूबसूरत लड़की को अपने दिल के कैनवस पर फिट किया करो। साकेत का ये सवाल अक्सर उस वक्त होता था जब जब उसको मेरे कैनवस पर किसी खूबसूरत लड़की की तस्वीर नजर आती थी, और हर बार उसके सवाल का जवाब मैं नहीं में सिर हिलाकर और होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ दिया करता था। यार, ये तो कोई बात नहीं हुई कि तुम तमाम ज़िंदगी यूं ही गुजार दो। भाई मेरे, ये ज़िंदगी बहुत हसीन है, इसे एंजॉय करना सीखो। ये सही है कि तुम सिर्फ और सिर्फ अपना सारा दिन अपने स्टूडियो के बंद कमरे में रहकर अपने फ़न को और भी निखारने की कोशिश करते हो। जैसे तुम्हारे पापा के बाद तुमने इस फ़न को अपनाया, इसको ज़िंदा रखा है। वो काफ़ी जज्बाती हो रहा था। कहने लगा, तुमने भी नहीं सोचा कि तुम्हारे बाद भी इस फ़न को कोई बारिश चाहिए, और ये तभी मुमकिन है जब तुम इस फ़न को कोई बारिश दोगे। भाई मेरे, साथ साथ तुम्हारी भाभी का भी यही ख्याल है कि अब तुम्हें जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए। चलता हूँ, ज़रूर सोचना, फिर मुलाकात होगी। साकेत तो ये कहकर चला गया, लेकिन जो स्ट्रोक मैं तस्वीर पर लगा रहा था वो न जाने क्यों मुझसे लग न सका, और उसकी वजह यही थी कि मैं उसकी बातों की सच्चाई में खोसा गया था। मैं जो खुद अपनी जात के घेरे में जकड़ा हुआ था, मुझे दुनिया की खबर होती थी, न मैं दुनिया को अपनी खबर देना चाहता था। आज साकेत की कही बात ने मुझे हिलाकर रख दिया था। उसकी हर बात से प्यार और अपनापन झलक रहा था। शायद इसकी वजह साकेत के साथ मेरी दोस्ती थी, जो बेशुमार दोस्तों में उसे अलग जाहिर करती थी। उसकी शादी को 5 साल गुजर चुके थे, एक बेटा भी था उसका। उस रोज़ मैं सारी रात सो न सका। वक्त की तेज़ी का मुझे कोई अंदाज़ा ही नहीं हुआ था। काफ़ी देर अपने वीरान और बेतरतीब घर को देखता रहा, फिर मुझे एहसास हुआ कि ये घर एक औरत के इंतज़ार में है। उसकी वीरानी को दूर करने के लिए कहकहों से भरपूर ज़िंदगी की ज़रूरत है। फिर मैं बिना इरादा गुजरे महीनों और सालों का हिसाब लगाने लगा। एक लंबी उम्र गुजर चुकी थी, लेकिन फिर अंदाज़ा हुआ कि मर्द तो कभी बूढ़ा ही नहीं होता। 40-45 साल की उम्र का कुंवारा मर्द भी ज़िंदगी की खुशियाँ हासिल कर सकता है। और फिर आजकल तो फैशन बन गया है, लड़कियाँ अपने से ज़्यादा उम्र के मर्दों से शादी करने को अहमियत देती हैं, और ना भी दें तो औरतों की कौन सुनता है। हमारा समाज तो मर्द का समाज कहलाता है। औरत तो आज भी बेबस नज़र आती है। मर्द कोई भी काम किसी भी वक्त अंजाम दे सकता है, उस पर किसी तरह की कोई पाबंदी लगाने वाला मौजूद नहीं है। मेरा ख्याल है साकेत सही कहता है। अब मुझे जल्द से जल्द शादी के बारे में सोच लेना चाहिए, और शादी कर भी लेनी चाहिए। हाँ, इस घर के लिए, मेरे फ़न के लिए मुझे शादी करनी होगी, वो भी बहुत जल्द। मुंबई जाकर मैंने अपनी पेंटिंग्स को हाथों हाथ बेचकर जल्द ही दिल्ली भी आ गया था। ये मेरी आदत थी कि जब भी मैं उन तस्वीरों की नुमाइश के लिए कहीं जाता तो वहाँ के मशहूर बाज़ार से कुछ ख़रीदारी ज़रूर करता था। और इस बार मैंने 1-2 सूट पीस ये सोच कर ले लिए थे कि जल्द ही इन्हें मोहल्ले के मास्टर से तैयार करवा लूँगा, ताकि फिर कहीं जाना हो तो नए कपड़े तैयार हो जाएं। दूसरे दिन ही सूट पीस लेकर मास्टर साहब की दुकान पर पहुंच गया था, लेकिन दुकान बंद थी। मैंने इधर उधर देखा, फिर दुकान से सटे उनके घर के दरवाजे की बेल बजाई। कुछ देर बाद ही एक 25-26 साल की लड़की ने दरवाज़ा खोला था और मिलने की वजह पूछी। मैं एक लम्हे को उसकी खूबसूरती में खोसा गया था। वो भी हैरत से मेरी तरफ देख रही थी। शायद उसे यह एहसास हो गया था कि मैं उसे बड़ी अजीब नज़रों से देख रहा हूँ। मैं तो सब कुछ भूल गया था। उसने फिर से अपना सवाल दोहराया, लेकिन मेरी खामोशी अब तक कायम थी। कहने लगी, आप शायद नीरज कुमार साहब हैं। मेरी खामोशी से तंग आकर वो खुद ही बोली थी, पापा से आपको क्या काम है? वो तो फ़िलहाल घर पर नहीं है। मैं तो उसकी जादुई शख्सियत से बाहर आ चुका था। मुझे इस बात पर हैरत हुई थी कि वो मुझे जानती थी, मगर मैंने खुशी जाहिर करते हुए पूछ ही लिया था, आपको मेरा नाम कैसे मालूम है? वो मुझे उल्टा सवाल करने पर मुस्कुराकर देख रही थी। शायद समझ गई थी कि मैं नर्वस हो रहा हूँ। वो जी, आपको कौन नहीं जानता इस मोहल्ले में? आप तो बड़े आदमी हैं।
आपकी तस्वीरें तो पूरे शहर में पसंद की जाती हैं। बड़ी खुशी हुई ये जानकर कि आप मुझ नाचीज को जानती हैं। मैं असल में मास्टर साहब को ये कपड़े देने आया था, जल्द से जल्द तैयार कर दें, मेरा नाप उनके पास है। ये कहते हुए भी मेरी नज़रें उसी खूबसूरत लड़की को निहार रही थीं। एक पल के लिए भी मेरा मन नहीं हो रहा था कि उस हसीना के ऊपर से नज़रें हटा लूं। न जाने उस लड़की में ऐसा किया था कि मैं पहली नज़र में ही उसका दीवाना हो गया था। मैंने वो कपड़े उसे दिए और ना चाहते हुए भी वहाँ से पलट आया था। मेरे दिमाग में एकदम से ही साकेत का ख्याल आया था, क्यों ना मैं साकेत को ये बात फ़ोन पर बताऊँ। नहीं, मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर होगा कि मैं खुद ही उसके घर चला जाता हूँ, वहाँ भाभी भी मौजूद होंगी। मास्टर साहब की साहबजादी का जिक्र उनके सामने ही करूं तो बेहतर होगा। मैं कुछ देर के लिए अपनी बेताब धड़कनों को संभालने की गरज से कुर्सी पर बैठ गया। यूं तो मेरे कैनवस पर न जाने कितनी खूबसूरत लड़कियों के चेहरे बने हुए थे, मगर उस लड़की की खूबसूरती का कोई जवाब नहीं था। वो अपने सादा लिबास में भी किसी अलग देश की शहजादी लग रही थी। उसके तीखे नए नक्श मेरे दिल में उतरने लगे थे। उसकी रंगत दूध की तरह सफ़ेद नहीं थी, लेकिन उसका सांवलापन सफ़ेद उजली रंगत को भी मात दे रहा था। वो कुदरत का हसीन शाहकार थी और मैं हसीनों की कदर करना जानता था। और फिर जल्दी ही साकेत और भाभी को मैंने मास्टर साहब के पास अपने रिश्ते के लिए भेज दिया। मास्टर साहब बहुत खुश हुए थे, मगर उन्होंने साफ कह दिया कि वो बीना को दहेज वगैरह कुछ नहीं देंगे। मुझे उस वक्त उनकी किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मैंने सिर्फ शादी पर जोर दिया कि वो जल्द से जल्द शादी कर दें, बाकी हर चीज़ मेरे घर में मौजूद है। यूं 1 हफ्ते बाद ही बीना दुल्हन के रूप में मेरे घर आ गई। उसका हुस्न इस नए रूप में और भी खिल उठा था। वो रात मेरे लिए ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत रात बन गई थी। उस रोज़ मुझे एहसास हुआ मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई है। शादी की पहली रात जब मैं उसके करीब हुआ तो वो शर्माकर सिमट गई थी और उसकी ये शर्मो हया मेरे दिल में छुरियां सी चला गई थी। बेकरारी से मैंने उसे अपनी बाहों में समेट लिया था। जिंदगी की बेचैनियों को आज सुकून मिल गया था। ऐसी खुशी मिली थी जिससे अब तक मैं अनजान था, और अब जबकि ये खुशी हासिल हो गई थी तो मुझे और किसी चीज़ की तमन्ना बाकी न रही सिवाय अपने फ़न के लिए एक वारिस के। जो फ़न मुझे विरासत में मिला था, उस फ़न को मैं आगे तब लेकर जाता जब उसके लिए मुझे एक वारिस मिलता, और वो वारिस मुझे बीना ही दे सकती थी। वक्त तो बहुत ही खूबसूरत गुजरने लगा था। अब मैं जल्द से जल्द अपना काम ख़त्म करने लगा था। मुझे एहसास था कि घर पर कोई मेरे इंतज़ार में रहता है। बीना ने अपने सलीके से इस घर को जन्नत बना दिया था। हर चीज़ खूबसूरत लगने लगी थी। मेरे दिल में रोज़ ब रोज़ उसकी इज्जत बढ़ती ही जा रही थी। वो ब्यूटी और कैरेक्टर का शाहकार थी, ऐसा शाहकार जो मैंने कभी पैदा नहीं किया था। शादी के 3 महीने बाद मुझे खुशखबरी मिली कि मैं बाप बनने वाला हूँ। उस रोज़ से ही मैंने एक खूबसूरत लड़के के ख्वाब देखने शुरू कर दिए थे। हर पल बीना से अपने आने वाले मेहमान, जिसका नाम मैंने आर्यन सोचा था, उसकी बातें करता रहता था। वो मेरी शिद्दत और बेताबी को महसूस करती थी। दिन रात मैं लड़कियों की तस्वीरें बनाया करता था, मगर मुझे लड़की की पैदाइश से नफरत थी। मुझे किसी भी कीमत पर बीना से लड़की नहीं चाहिए थी। मुझे तो एक बेटे का बाप बनना था जो मेरा वारिस बनता। शायद ये बात बीना ने भी महसूस कर ली होगी, मगर वो खामोश रही थी। यही वजह थी कि कुदरत ने मेरे तमाम ख्वाबों को चकनाचूर कर दिया। मेरे घर बेटी पैदा हो गई। मैंने पहले दिन गुस्से में आकर बीना और बच्ची का चेहरा तक नहीं देखा था। फिर साकेत ने मुझे समझाया, इसमें बीना या बच्ची का क्या कसूर है, ये तो भगवान की मर्जी से हुआ है। इस बार न सही, अगली बार वो तुम्हारी ख्वाहिश जरूर पूरी कर देगा। इस आस पर मैंने दूसरे दिन बीना से मिलने अस्पताल चला गया था। वो बेचारी भी मेरे रवैये से परेशान हो गई थी। वो जानती थी मुझे कितनी बेचैनी से बेटी की ख्वाहिश थी, मगर भगवान के कामों में हमारी क्या मजाल। मैं अब बुझ सा गया था, बहुत कम बातचीत करता, बेटी के तो करीब से भी नहीं गुजरता था। यूं ही 2 साल गुजर गए। बीना ने मुझे फिर एक दिन खबर दी कि वो माँ बनने वाली है। मैं अब रोज सुबह मंदिर जाकर भगवान से बेटी की ख्वाहिश करने लगा था, मगर दूसरी बार भी मेरे घर बेटी पैदा हो गई। अब तो मैं बुरी तरह टूट चुका था। मैंने अपने आप को खूब कोसा कि मेरी किस्मत ही खराब है। मैं बुढ़ापे में बस इन लड़कियों का दहेज तैयार करते करते ही गुजर जाऊंगा। अब तो बेटे की ख्वाहिश करना ही फिजूल है। मुझे एक चुप सी लग गई थी। दिन रात अपने कामों में बिजी रहता। अक्सर कई दिनों के लिए शहर से बाहर भी रहने लगा था। लड़कियां तो दूसरे घर की होती हैं, कौन मेरे बाद मेरे फन को बनाए रखेगा, ये गम मुझे अंदर ही अंदर खा रहा था। एक बार पेंटिंग एग्जीबिशन के सिलसिले में मुंबई जाना हुआ तो अपने एक दोस्त की जिद पर कुछ दिनों के लिए वहीं उसके घर रुक गया।
वहाँ मेरा एक दोस्त रहता था, अनिल गिरी, जिसके 4 बच्चे थे, 3 बेटे और 1 बेटी। बीवी बच्चों के अलावा अनिल की एक जवान बहन भी थी जो साथ ही रहती थी। माँ बाप के मरने के बाद उसकी जिम्मेदारी अब अनिल के कंधों पर ही थी। वो इस घर में आधे हिस्से की मालिक भी थी, यानी अनिल उसके लिए घर दामाद तलाश कर रहा था। एक दिन मैं अपना काम खत्म करके घर आया तो अनिल अपनी फैमिली के साथ बाहर गया हुआ था। सिर्फ एक बड़ा लड़का जो 12-13 साल का था अपनी बुआ के साथ घर पर मौजूद था। मैं जिस कमरे में ठहरा हुआ था उसका एक दरवाज़ा अंदर घर की तरफ भी खुलता था। मैं बाहर वाले दरवाजे से आया जाया करता था। मेरे आने के आधे घंटे बाद ही अनिल का बेटा खाने की ट्रे लेकर अंदर वाले दरवाजे से दाखिल हो गया। कहने लगा, अंकल किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो दरवाज़ा बजा देना, मेरा नाम सोनू है। खाने के बाद मैंने कमरे में रखे कूलर से पानी लेना चाहा, मगर वो खाली था। मजबूरन मुझे दरवाजे पर दस्तक देनी पड़ी। अंदर से एक औरत की आवाज़ आई, सोनू तो नहीं है, आपको क्या काम है? जी, असल में मेरे कमरे के कूलर में पानी बिल्कुल नहीं है, पीने का पानी चाहिए था, मैंने हल्के लहजे में कहा। 2 मिनट बाद दरवाज़ा खुला और एक दुबली पतली गोरी रंगत वाली लड़की जो काले लंबे बाल बिखराए और काजल भरी आंखों के साथ मुझे ही देख रही थी, मेरी तरफ एक स्टील का जग पानी से भरा था बढ़ाने लगी। कहने लगी, फिलहाल तो आप ये ले लें, सोनू आता है तो मैं कूलर भरवा कर रख दूंगी। मैं कुछ देर बाद नजरें नीची करके दरवाजे से हट गया। दरवाज़ा फिर से बंद हो गया था। पेट भर के खाना खाने के बाद सुकून की नींद सो गया। शाम को आँख खुली थी जब अनिल ने ही दरवाज़ा खटखटाया था। पूछने पर बताया कि रिश्तेदारों में किसी की डेथ हो गई थी, सुबह से शाम वहीं हो गई। हमने चाय एक साथ पी। बातों ही बातों में उसने मेरे घर बीवी और बच्चियों की खैरियत मालूम की और साथ ही साथ सवाल कर दिया, क्या तुम्हारा कोई बेटा नहीं है? ये बात वो जानता था, मगर शायद मेरे मुंह से वो मेरे दिल में दबी हसरत के बारे में जानना चाहता था। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया कि अब तो बेटे की ख्वाहिश के बारे में सोचने की हिम्मत नहीं होती। कुदरत ने मेरे साथ बहुत बड़ी ज्यादती की है, मेरी किस्मत में आजमाइश लिखी हुई है। पहले तो ऐसी बात ना करो, कुदरत किसी के साथ ज्यादती नहीं करती। वैसे नीरज, अगर तुम्हें बेटे की इतनी ही ख्वाहिश है तो तुम दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते हो? इसमें हर्ज भी क्या है? अगर एक बीवी से औलाद ना हो तो दूसरी करके देखो। लेकिन मेरी बीवी और उसके घरवाले और मेरे दोस्त क्या कहेंगे? वो तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। नहीं, मुझे हरगिज इजाज़त नहीं देंगे। अरे यार, इजाज़त तो तब देंगे जब तुम उनको दूसरी शादी की खबर दोगे। बस जैसे काम के सिलसिले में दिल्ली से मुंबई आते हो ऐसे ही आते रहना। जब तुम्हारे घर बेटा पैदा हो जाए तो सबको खबर कर देना, फिर देखना सब तुम्हारे फैसले पर खुश ही होंगे, कोई नाराज़गी नहीं रहेगी। मगर यार, मैं तो मुंबई 2-4 दिन के लिए आता हूँ। यहाँ तुम्हारे अलावा बाकी किसी से अच्छी दोस्ती और जान पहचान भी नहीं है कि कहीं रह सकूँ और शादी भी कर लूँ। कौन देखेगा मेरे लिए लड़की? और फिर सच तो ये है कि मुझसे इस उम्र में और इस हालात में 2-2 बीवियों का बोझ नहीं उठाया जाएगा। तो कोई बात नहीं यार, तुम ये मसले मुझे हल करने दो। देखो, तुम दोस्त हो मेरे, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कि मैं तुम्हें अपनी बहन का रिश्ता देने के लिए तैयार हुआ हूँ। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, इसीलिए ये बात कह रहा हूँ, वरना मेरी बहन को रिश्तों की कोई कमी नहीं है। वो जायदाद और आधे घर की मालिक भी है। और हाँ, ये कमरा जिसमें तुम मौजूद हो, इसे तुम अपना स्टूडियो बना लेना और अपना काम यहाँ मुंबई में भी शुरू कर सकते हो। 15 दिन दिल्ली और 15 दिन मुंबई में रहने से तुम्हारा काम भी चलता रहेगा और किसी को शक भी नहीं होगा। तुम अच्छी तरह सोच लो, मेरी तरफ से कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। हाँ, तुम्हारे जवाब का मैं इंतजार करूँगा। दूसरे दिन मुझे वापस दिल्ली जाना था और मैंने सोच लिया था मुझे अनिल से क्या कहना है, इसलिए जाने से पहले मैंने उसे खुद बुलवाया ताकि डिटेल्स में बात कर सकूं। मैंने कहा, यार अनिल, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुमने मेरे लिए जो सोचा है वो वाकई एक अच्छा दोस्त ही सोच सकता है। आज से नैना तुम्हारे पास मेरी अमानत है। मैं अगली बार पूरी तैयारी के साथ आऊँगा और नैना को अपनी पत्नी बनाऊँगा। अब इजाज़त दो। अनिल ने मुस्कुराते हुए बढ़कर मुझे गले से लगा लिया और मैं खुश था आने वाले वक्त के बारे में सोचकर, मगर फिक्रमंद भी था। क्या मैंने सही फैसला किया है? हाँ, क्यों नहीं। जब रास्ता दिखाने का काम कुदरत कर रही है तो मैं क्यों ना फ़ायदा उठाऊं। वैसे भी मुझे एक वारिस चाहिए था, अपना बेटा चाहिए, और अनिल को नैना के लिए घर दामाद चाहिए। सब कुछ बैठे बिठाए मिल रहा था। शायद इसे ही कुदरत की मेहरबानी कहते हैं। हाँ, मैं बीना से कह दूंगा कि मुंबई में काम ज़्यादा है, मैंने वहाँ नया स्टूडियो बनाना होगा, इसलिए वहाँ जाकर रहना ज़रूरी है। 1-2 साल में काम सेट हो जाएगा तो मैं तुम लोगों को भी वहाँ बुलवा लूँगा। फ़िलहाल शुरू में हालात कुछ अच्छे नहीं होंगे,
यही बात साकेत से भी कहनी होगी ताकि मुझ पर कोई शक न करे। दिल्ली आकर मैंने एक एक बात बीना से वही कही जो रास्ते पर सोच रखा था। साकेत को भी यही सब कुछ कहा था। वैसे भी वो अपनी कंपनी की तरफ से सऊदी अरब जाने वाला था। ये उसकी दिली ख्वाहिश थी कि वो खूब माल कमाए। भाभी और बच्चे भी जा रहे थे। मैंने सबकी दावत की और वो दावत जिंदगी की यादगार दावत बन गई थी, क्योंकि धीरे धीरे मेरा संबंध साकेत से कम और बिल्कुल ख़त्म होता चला गया था। बीना मेरी बातों पर ईमान ला चुकी थी। मेरी तैयारी में वो बराबर से शरीक थी। शायद वो ख्वाब बुनने लगी थी कि कुछ दिनों के बाद मैं उसे और बच्चियों को मुंबई अपने पास बुलवा लूँगा। फिलहाल 15 दिन का कहकर मैंने पहली बार बीना से रुखसती ली थी। वो मेरी तरक्की से बेहद खुश थी। अक्सर मैं सिर्फ 2-4 दिन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जाया करता था, मगर इस बार लंबी रुखसती का सुनकर मासूम बच्चियाँ माँ का दामन पकड़े खड़ी थीं, जिनको मैंने प्यार तक नहीं किया और रवाना हो गया। यहाँ नैना की पहली शादी की भरपूर तैयारियां जोर शोर से थीं। सब मेरे आने के इंतजार में थे। अनिल और उसकी फैमिली ने दिल खोलकर अरमान पूरे किए थे। नैना दुल्हन के जोड़े में अपनी भरपूर जवानी के साथ एक खूबसूरत और बड़े से कमरे में मेरे बेड पर मेरे इंतजार में बैठी हुई थी। उस कमरे समेत आधा घर मेरे और नैना के लिए था। मैं नैना की कुर्बत पाकर बीना को भूल गया था। सच कहते हैं मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता। शायद नैना को मैं पसंद आ गया था, तभी अनिल ने रिश्ते की बात की थी। नैना की बातों से भी यही बात जाहिर थी कि वो जिस चीज़ पर उंगली रख दे उसका भाई वो फौरन लाकर उसके कदमों में डाल देता था। 15 दिन अब महीनों में बदल गए थे। मैं नैना के साथ कई जगहों की तफरीह कर चुका था। नैना को हनीमून पर जाने का शौक जो था, उधर बीना के अक्सर आने वाले फ़ोन्स को भी मैं इग्नोर करने लगा था या फिर काम की ज़्यादती का बहाना बना देता। बहुत जिद करने पर मैं एक हफ्ते के लिए दिल्ली चला गया था। बीना ने बिल्कुल भी शिकायतों का पिटारा नहीं खोला था। वो मेरी हर बात पर आंख बंद कर यकीन कर लेती थी। कभी कभी तो मैं बीना की सच्चाई और वफादारी देखकर दिल ही दिल में शर्मिंदा होता था। कितनी मेहरबान औरत को मैं धोखा दे रहा था। उधर नैना ने फ़ोन पर फ़ोन करके मेरी नाक में दम कर दिया था। जल्दी आ जाओ, मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है अगर तुम चले जाते हो। तुम अपना सारा सामान लेकर मेरे पास आ जाओ। अपनी बीवी बच्चों को हर महीने रकम भेज दिया करो। मैं तुमको अब कहीं भी नहीं जाने दूंगी। उस दिन फ़ोन करके उसने सख्ती से कह दिया था। मैं अपने आप को 2 कश्तियों पर सवार समझने लगा था और ज़रूर मालूम होता था कि आखिरकार नैना की बात माननी ही पड़ेगी। एक बार बेटा हो गया तो बीना भी मुझे माफ़ कर देगी। अब मैं पूरी तरह मुंबई में ही सेट था। मैंने वैसे ही फ़ोन पर भी कांटेक्ट नहीं करता था। शुरू के कुछ महीनों तक बाकायदगी से महीने का खर्चा भेजा करता था, मगर जैसे जैसे नैना की तबीयत बिगड़ने लगी तो इलाज पर पैसे पानी की तरह खर्च होने लगे थे। और क्यों ना करता, नैना मेरे बच्चे की माँ जो बनने जा रही थी, मैं उसके एक इशारे पर काम करता था। मेरे कांटेक्ट न करने पर बीना ने मुझे एक ख़त भी भेजा था, जिसमें फ़ोन पर कांटेक्ट न होने की शिकायत तो की थी, मगर पैसों की फरमाइश नहीं की थी। साथ ही खबर दी कि उसके पापा यानी मास्टर साहब की हार्ट अटैक होने की वजह से मौत हो गई है। उन्हें बीना की बहुत फिक्र थी और उसके पापा अपना मकान बेटी के नाम कर गए थे। बीना ने उसी मकान में एक ट्यूशन सेंटर खोल लिया था। मैंने बिना किसी खत को पढ़े किसी मामूली चीज़ की तरह एक तरफ रख दिया था। लेकिन कुछ ही दिन बाद बीना का दूसरा खत आया था। उसके खत से मालूम हुआ कि मेरी दूसरी शादी के बारे में वो जान चुकी है। सिर्फ रोजी की खातिर मुंबई में रहना और एक ही देश में रहते हुए घर पर चक्कर न लगाना हर बीवी को खटक ही जाता है, मगर फिर भी वो मेरे इंतजार में थी। इधर मैंने शर्म से खत पढ़कर नज़रें झुका ली थीं। मेरी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं खत का जवाब देता या फ़ोन करके मास्टर साहब की मौत पर अफसोस के 2 बोल बोलता। मेरी बीना कितनी अकेली हो गई थी, ये सदमा तो था, मगर नैना की आवाज़ ने मेरी आंखों में आए आंसुओं को रोक दिया था और मैंने जल्दी से टैक्सी करके नैना के साथ अस्पताल का रुख किया था। बधाई हो के नारे लगने लगे थे। अनिल और उसकी फैमिली के अलावा ख़ानदान के बेशुमार लोग नैना की गोद हरी होने पर जमा थे। नैना ने मुझे खूबसूरत और सेहतमंद बेटा दिया था। मैं तो जैसे आसमानों की सैर कर रहा था। मेरी दिली ख्वाहिश आज पूरी हो चुकी थी। अनिल ने खुश होते हुए मुझे गले लगाया। नैना का चेहरा खुशी से दमक रहा था और मैं तो अपने बेटे को सीने से लगाए बस मुस्कुरा रहा था। उधर बीना मेरा जवाब न मिलने पर गमगीन हो चुकी थी, मगर कभी उस औरत ने मेरे दरवाजे पर आकर अपना शिकवा नहीं किया था। वो दिन रात मेहनत करके अपनी बच्चियों के खर्चे पूरे कर रही थी और मैं यहाँ मुंबई में अपनी ज़िंदगी में मस्त था।
नैना के मुंह से निकली हर फरमाइश को पूरा करता, मगर कभी बीना का ख्याल ना आता। बेटे की खुशी में इतना अंधा हो गया था कि अपनी पैदा की हुई बच्चियों तक को भूल चुका था। मेरे खर्चे भी अब पहले से बढ़ गए थे, इसलिए बीना को मैं जानबूझकर नज़रअंदाज कर चुका था, जबकि नैना को मैंने खुद सर पर चढ़ा रखा था। वो जो मनमानी चाहती करती थी, मैं दिन रात मेहनत करने लगा था। दूसरे ही साल मुझे नैना ने फिर से माँ बनने की खुशखबरी सुनाई थी और मैं फिर से बेटे की ख्वाहिश करने लगा। और फिर एक रोज़ भगवान ने मेरी ये भी ख्वाहिश पूरी कर दी। अब मैं 2 बेटों का बाप बन चुका था। नैना के पैर तो ज़मीन पर ही नहीं टिकते थे। वो दिन रात जवान होती जा रही थी और मैं दिन रात मेहनत कर करके बूढ़ा होता जा रहा था। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि दोनों लड़के खूब पढ़े लिखें, मगर दोनों ही पढ़ाई में दिलचस्पी लेने के बजाय लाड प्यार में बिगड़ते जा रहे थे। उनकी हर हरकत, हर आदत अपनी माँ जैसी थी। उन सबकी सिर्फ एक ही ख्वाहिश रहती कि उनके मुंह से निकलने वाली हर फरमाइश पूरी हो जाए। एक दिन नैना बड़े घमंड में आकर बच्चों से कह रही थी, मैं तो बहुत कम उम्र थी जब मेरी शादी हुई थी, और तुम्हारे पापा, ये तो तब भी बूढ़े थे और अब तो बिल्कुल ही बाबा लगते हैं। ये बात मैंने अचानक सुन ली थी। मुझे देखते ही उसने बात पूरी की थी। कहने लगी, किसी भी शादी या प्रोग्राम में हम जाते हैं तो लोग इन्हें मेरे पापा समझते हैं। दोनों बच्चे मेरा मजाक जोर जोर से हंस हंस कर उड़ा रहे थे और अपनी माँ की हसीन जबानी की तारीफ कर रहे थे, जो 24 घंटे सजी सबरी रहती थी। एक लम्हे को मेरी आंखों के सामने मासूम, साफ सुथरा, पवित्र हुस्न वाली बीना का चेहरा लहरा गया। मेरी आंखें भीग गईं और मैं अपने कमरे में खामोशी से आ गया। न जाने क्यों नैना का रवैया दूसरे घर वालों के सामने तो ठीक होता था, मगर अकेले में वो मुझे जलील करने का कोई भी मौका जाने नहीं देती थी। उसके मिजाज में एक चिड़चिड़ापन आ चुका था। बच्चे भी न पढ़ना लिखना चाहते थे, ना ही मेरे फ़न में दिलचस्पी लेते थे। बात यह थी कि जिस फ़न की हिफाजत के लिए एक बारिश चाहता था, वो मुझे मिल न सका। मेरे भगवान ने बेटे तो दिए, मगर जिद्दी और बदतमीज। मेरी सोच सिर्फ एक ख्वाब बनकर रह गई थी। दोनों लड़के अब बड़े हो चुके थे। एक दिन नैना की बदजबानी लगातार चल रही थी। लड़ाई झगड़ा बढ़ गया और मैंने नैना पर हाथ उठा दिया। वो शेरनी की तरह बिफर गई और अपने दोनों लड़कों के जरिए अपने भाई अनिल को बुलवा लिया और फैसला सुना दिया कि अब मैं इस घर में एक दिन भी नहीं रह सकता। वो मेरी शक्ल देखने को तैयार नहीं थी। अनिल ने भी मेरी तरफ से मुंह मोड़ लिया और लड़कों ने भी ये जान लिया कि ये सब कुछ ऐशो आराम माँ का दिया हुआ है। बाप चला भी गया तो क्या फ़र्क पड़ेगा, माँ ही इस घर और जायदाद की हिस्सेदार है। इसलिए दोनों बेटों ने भी बाप की हिमायत नहीं की थी। इस तरह मेरे दिल पर अपने किए का बोझ लेकर दूसरी सुबह ही घर से बाहर फुटपाथ पर आ गया था। कई दिन तक इधर उधर घूमता रहा। एक दिन गम से निढाल सड़कों पर घूम रहा था कि एक गाड़ी ने आकर टक्कर मार दी। आँख खुली तो अपने आप को एक अस्पताल में पाया। काफ़ी दिन इलाज चलता रहा। ठीक होने के बाद नर्स ने मुझे उस इंसान के कमरे तक पहुंचा दिया जो मुझे यहाँ लेकर आया था और मेरा इलाज करवाया था। डॉक्टर साहब मुझे एक आर्टिस्ट की हैसियत से जानते थे। उन्होंने मेरा एड्रेस मुझसे मालूम करना चाहा था और जवाब में मैंने रो रो कर अपनी दास्तान उन्हें सुना दी। मैं जीना नहीं चाहता था, मगर डॉक्टर साहब ने मुझे एक नई ज़िंदगी दी थी, इसलिए सच बताना पड़ा। मैं बीना को बहुत मिस कर रहा था, मगर किस मुंह से वहाँ वापस जाता। डॉक्टर साहब को मेरी हालत पर अफसोस हुआ। उन्होंने एक लेटर लिखा और अपने कार्ड पर एक एड्रेस लिखकर कहा, ये मेरी बहू का एड्रेस है। वो एक स्कूल की प्रिंसिपल है। उन्हें अपने स्कूल के लिए एक ईमानदार आदमी की ज़रूरत है। सैलरी के साथ रहना और खाना भी देंगी। आप ड्राइवर के साथ वहां चले जाएं। मैंने शुक्रगुजार नज़रों से डॉक्टर साहब को देखा था। वो वाकई फरिश्ता जैसे इंसान थे। गाड़ी एक बहुत ही पॉश एरिया में दाखिल हुई थी। स्कूल काफ़ी बड़ा था, साथ ही मैडम के रहने की भी वहीं जगह थी। मुझे खुशी थी कि मेरा सारा दिन पढ़ने लिखने वाले बच्चों के बीच गुजरेगा। पहले दिन मुझे मैडम ने सिर्फ आराम करने के लिए कहा। दूसरे दिन मैं अपनी नौकरी पर हाजिर था। मैं सुकून से था अपने काम को लेकर। अभी 2 हफ्ते हुए थे। मैडम का रवैया मेरे साथ रोज़ बरोज अच्छा होता जा रहा था और वैसे भी अपने काम से काम रखता था। कम बोलता था, ज़्यादा बातचीत नहीं करता था। डॉक्टर की बदौलत ही मुझे नई ज़िंदगी मिली थी। अब मेरी बाकी उम्र इज्जत से गुजर सकती थी। इसी सुकून के साथ बिस्तर पर लेटा था कि कुछ लम्हों बाद मुझे अचानक से बीना की याद आने लगी। उसके साथ गुजरे शादी के बाद के वो दिन फिल्म की तरह मेरी आंखों के सामने एक के बाद एक आने लगे। न जाने उसने उम्र का ये लंबा सफ़र कैसे तय किया होगा कि अभी वो वहीं रहती होगी। मैं किस मुंह से वहाँ जाने के बारे में सोचूं? हाँ, चाहे एक बार ही सही, मैं अपने घर ज़रूर जाऊँगा। पता नहीं अब मुझे वहाँ कोई पहचानेगा भी या नहीं। मुद्दतों से किसी ने मुझे नहीं देखा था।
हाँ, गर्मियों की छुट्टियों में तो मैडम भी मना नहीं करेगी। मैं एक बार अपनी बीना और अपनी बच्चियों के पास जरूर जाऊंगा, सिर्फ वो दूर से ही देख लूंगा। मेरा कोई हक नहीं था कि मैं दोबारा उनकी ज़िंदगी में जाऊं। और क्यों, वो मुझे क्यों अपनाएंगी? मैं तो इस काबिल ही नहीं हूँ। मेरे आंसू मेरे चेहरे को तर कर रहे थे। मेरा दिल अब बहुत कमज़ोर हो गया था, शायद मैं बूढ़ा हो चुका था। नम आंखों के साथ मेरी आंख कब लगी मुझे मालूम ही नहीं हुआ। दूसरी सुबह स्कूल जाने के बाद मैं अपनी मेज़ पर फ्री बैठा था कि मैडम भी मीटिंग में थीं। मैंने वक्त को बर्बाद करने की बजाय सामने पड़े कागज़ पर बीना की तस्वीर बनानी शुरू कर दी। काफ़ी देर बाद जैसे ही तस्वीर पूरी हुई, मैडम संजना मेरे करीब आ चुकी थी। उनकी आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। बहुत खूब, ये किसकी तस्वीर है? आप तो मुझे कोई आर्टिस्ट मालूम होते हैं। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं ये तस्वीर देख सकती हूँ। उनकी बात से लगा डॉक्टर साहब ने मेरे बारे में इन्हें कुछ ना कुछ नहीं बताया था। वाह, बहुत खूब। बाबा, एक बात कहूँ, क्या आप आज मेरे साथ छुट्टी के बाद शाम को मेरे घर चलेंगे? वो असल में आज मेरी छोटी बहन की मंगनी की रस्म है। मैं मम्मी की तरफ जाऊंगी। वो और बहन अकेले ही रहते हैं, इसलिए ज़्यादातर जिम्मेदारियां मेरे ही कंधों पर हैं। अच्छा होगा आप भी साथ होंगे तो मेरी हेल्प हो जाएगी। मैं जो अभी तक मैडम की तारीफ सुनकर खुश हो रहा था, उनके पूछने पर फौरन हाँ में सिर हिला दिया, जैसे उनकी हर बात मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखती हो। वो मुस्कुराकर मुझे देखने लगी। वादे के अनुसार कुछ आराम करने के बाद मैं शाम को नहा धोकर तैयार हुआ था। कपड़े भी नए पहने थे। कुछ ही देर बाद ड्राइवर ने गाड़ी में आकर बैठने को कहा। मैं जाकर बैठ गया। मैडम भी तैयार थीं। गाड़ी एक पॉश इलाके में दाखिल हुई, जहां 600 गज पर बड़े बड़े बंगले बने हुए थे। उन्हीं में से घर के सामने गाड़ी रुक गई। बाबा प्लीज, ड्राइवर के साथ ही सारा सामान अंदर ड्राइंग रूम में रखवा दें, मैडम कहकर बंगले के अंदर दाखिल हो चुकी थी। मैंने उनके हुक्म के अनुसार सामान अंदर रखवा दिया था। नौकरानी ने मुझे उसी ड्राइंग रूम में बैठने को कहा और ड्राइवर को और कुछ सामान की लिस्ट देकर रुखसत कर दिया। मैं काफ़ी देर तक उस बड़े से ड्राइंग रूम का जायजा लेता रहा, जहां हर चीज़ कीमती मालूम हो रही थी और बहुत ही सलीके और खूबसूरती के साथ उसे सजाया गया था। अचानक से मैडम की आवाज़ पर मैं चौंका था। इनसे मिलो रिया, ये हमारे स्कूल में नए बाबा जी आए हैं। मुझे इनसे बड़ी ही हेल्प मिलती है। बहुत हमदर्द इंसान होने के साथ साथ ये एक बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट भी हैं। और जानती हो, इनकी बनाई हुई एक तस्वीर ने तो मुझे हैरान कर दिया। बिल्कुल तुम्हारी तस्वीर से मिलती जुलती है। क्यों बाबा जी, रिया आपकी बनाई हुई तस्वीर से कितना मिलती है जो आपने स्कूल में बनाई थी? जी पता नहीं, मैंने तो ऐसे ही बना दी थी। एक नज़र रिया को देखने के बाद मैं बड़ी मुश्किल में यही बोल पाया था, क्योंकि वो तस्वीर तो मेरी बीना की थी। दीदी, बच्चे कब आएंगे? उनके बगैर सारा घर वीरान है। रिया ने मुझे भी नज़रअंदाज करके बात शुरू कर दी थी। बस कुछ ही देर में वो आ जाएंगे, अपने पापा के साथ आएंगे। अगर मेरे साथ आते तो सारा काम मैं कैसे करती? देखो, अब भी काफ़ी तैयारियां अधूरी मालूम हो रही हैं। मैडम मुंह बनाकर कहने लगी और बैठ गई। ओके, आप लोग बैठे, मैं मम्मी को बुलवाती हूँ ताकि जल्दी जल्दी काम हो जाए। बस 2 मिनट। वो तेज़ी से बाहर निकल गई। बहुत ही गैर संजीदा लड़की है। आज मंगनी है, फिर भी मैडम जी हाथों में किताबें लिए बैठी हैं। न ड्रेस की परवाह है, न ही तैयारी की खबर। असल में घर में छोटी होने की वजह से ये सबकी लाडली है, और फिर मेडिकल के लास्ट ईयर की स्टूडेंट भी है। मंगनी भी तो डॉक्टर से ही हो रही है। दोनों एक दूसरे को बेहद पसंद करते हैं। लड़का बाहर जाने वाला है, इसीलिए सब मंगनी की रस्म करना चाहते हैं। सब कुछ अचानक हुआ है, इसलिए मम्मी भी परेशान है कि शादी हो जाती तो अच्छा था। खैर छोड़े, आप चाय लेंगे? ये सब तो चलता रहता है। नौकरानी चाय की ट्रॉली करीब ला चुकी थी और मैं खामोशी से चाय पीने लगा। रिया अपनी मम्मी का हाथ पकड़कर कमरे में दाखिल हो गई। ले सर, मम्मी भी आ गई। अब जल्दी जल्दी बताएं क्या करना है। चंचल सी रिया अम्मा के साथ ही बैठ गई। सबसे पहले मम्मी, आप मेरे बाबा जी से मिले। बहुत अच्छे इंसान हैं। जो काम सोचती हूँ वो ये कर चुके होते हैं। ये एक बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट भी हैं। बाबा जी, क्या इस वक्त आप हमें वो तस्वीर दिखा सकते हैं? जैसे वो जानती थी कि मैं इस तस्वीर के बहुत करीब हूँ, इसीलिए हर पल साथ रखता हूँ। मैंने अपनी शर्ट पर लगी जेब से खड़े होकर फोल्ड की हुई वो तस्वीर निकाली और मैडम को दे दी। कहने लगी, देखो रिया, मैं ना कहती थी तुमसे कितनी मिलती जुलती तस्वीर है ये। मैडम उठकर रिया के बराबर चली गई थी। हाँ वाकई, रिया और उसकी माँ गौर से तस्वीर देख रहे थे। मैं हैरत से तीनों को मुंह फाड़े देख रहा था। एकदम मैडम की माँ मुझे बार बार देखने लगी, जैसे पहचानने की कोशिश कर रही हो। शायद अब तक ना उन्होंने मुझे गौर से देखा था, ना ही बातों में मेरा ध्यान उनकी तरफ गया था। मैंने उलझकर नजरें झुका लीं। आर्टिस्ट
लफ्ज सुनकर और फिर अपनी तस्वीर को सामने देखकर बीना के वजूद में एक हलचल सी मच गई थी। वो बार बार चश्मा सही करके मुझे पहचानने की कोशिश कर रही थी और दोनों बच्चियां हैरान थीं कि मैंने रिया से मिलती हुई तस्वीर बगैर उसकी मौजूदगी के कैसे बना डाली। असल में रिया अपनी माँ की हमशक्ल थी। एकदम से बीना रोने लगी, उसकी सिसकियां बंधने लगीं। मैं परेशान था इस अचानक होने वाले हादसे पर। उसके रोने पर मैंने भी गौर से देखा। बुढ़ापे की झुर्रियों में मैं अपनी बीना का चेहरा तलाश कर रहा था। बीना कहने लगी, मेरे सरताज, मेरे हमसफ़र, आप कहाँ चले गए थे? मुझे किसके सहारे छोड़ा था आपने? बताएं, मेरा कसूर क्या था? आप तो मुझसे मोहब्बत करते थे, साथ जीने मरने के वादे किए थे हमने, तो फिर ये सज़ा क्यों दी आपने मुझे? बताएं, जवाब दें। वो बेहोश होने लगी। बच्चियां जल्दी से मम्मी मम्मी कहकर आगे बढ़ीं और सारी सूरत हाल समझ गई थीं। और मैं नजरें चुराने लगा, क्योंकि हालात ने मेरी बीना को बिल्कुल बदल कर रख दिया था। उसके खूबसूरत नए नक्श अब बुढ़ापे की दहलीज को छूने लगे थे। मैंने भी बढ़कर उसे सहारे से सोफे पर बिठाया था। बीना की बातों से सच्चाई खुल चुकी थी। बच्चियां भी भीगी आंखों और सवालिया नज़रों से मेरी तरफ ही देख रही थीं। उनको तो शायद अपने बाप की सूरत भी याद न थी। मैं कमरे से निकलने लगा, क्योंकि मैं उन मासूम बच्चियों की खुशियां बर्बाद नहीं करना चाहता था। मेरी सज़ा सिर्फ जीते जी मौत थी। मैं इन तीनों का मुजरिम था। नहीं बाबा, अब नहीं। मुझे याद है आपकी आंखों में मौजूद मैंने अपने लिए सिर्फ नफरत ही देखी थी जब मैं छोटी सी थी, मगर अब आप मेरे लिए सब कुछ हैं। नहीं, मैं आपको अब कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं इस बार ये सदमा सह नहीं सकती। बाबा हैं आप मेरे, मुझसे प्यार करते हैं, मेरा ख्याल रखते हैं। सच पूछें तो जिन अंधेरों में आप मुझे, मेरी माँ और मेरी बहन को छोड़कर चले गए थे, मैंने सारी ज़िंदगी सिर्फ आपसे नफरत की थी, मगर अपनी माँ के दिल में आपके अलावा किसी को मौजूद न पाया। भरी जवानी में 2 बच्चियों के साथ उन्होंने कैसे वक्त गुजारा है, ये सब मैं कभी नहीं भूल सकती। अब मैं खुद औलाद वाली हूँ। पति की मोहब्बत क्या होती है मैं जानती हूँ। आज बरसों बाद भगवान ने इस खुशी के मौके पर हमें आपसे शायद इसीलिए मिलवाया है कि आप देख सकें, हाँ, ये देख सकें कि ज़िंदगी में लड़कियों की क्या अहमियत होती है। बीवी, माँ, बेटी, हर रूप में उसकी इज्जत और उसकी अहमियत है। बाबा, लड़कियाँ किसी तौर भी लड़कों से कम नहीं होती। उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने माँ बाप का प्यार चाहिए होता है, साथ चाहिए होता है, उनका मान चाहिए होता है। वो हर मैदान में मर्दों के कंधे से कंधा मिलाकर काम कर सकती हैं। वो इस दुनिया की रूह हैं। काश काश कि ये बात आप जान सकते। संजना रोने लगी थी तो मेरी सिसकियां भी निकल गईं और मैं दुआ करने लगा, काश ज़मीन फट जाए और मैं उसमें दफन हो जाऊं। मैं 2 कदम और आगे बढ़ा। माँ बेटी दोनों एक दूसरे के गले लगकर रो रही थीं और रिया मुझे भीगी आंखों से जाते देखकर दौड़कर मेरा हाथ पकड़ने लगी, जैसे मैं आज गया तो फिर कभी नहीं मिल सकूंगा। इतने में बीना मेरे नज़दीक आ गई। संजना ने झट से हाथ पकड़ लिया, जैसे वो भी मुझे माफ़ कर चुकी हो। मैं ज़मीन में मिट्टी तले धंस चुका था। सीना था कि किसी लम्हे फट जाता। मैं जोर जोर से रोने लगा और बीना मेरे कंधे से लगी रोने लगी। दोनों बच्चियों को गले लगाते हुए वो भी रोए जा रही थी। उसी लम्हे रिया की मासूम आवाज़ मेरे कानों से टकराई थी, बाबा, आज आपकी बेटी को दोहरी खुशी मिलने वाली है। एक तो डॉक्टर विकास की सूरत में और दूसरा मेरे पापा की सूरत में। मुझे आप बिल्कुल याद नहीं, मगर ज़िंदगी भर की नफ़रत के बावजूद आज आपको सामने देखकर मैं नफ़रत नहीं कर पा रही हूँ। प्लीज़, क्या आप मुझे मेरे पापा का प्यार वापस दे सकते हैं? ये बात सुनते ही मैंने हाँ में सिर हिलाते हुए उन तीनों को अपनी बाहों में समेट लिया था, कभी ना छोड़ने के इरादे के साथ। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना।